अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका एडवोकेट तैमूर हुसैन बहरानी। आज हमारा जो लेक्चर का टॉपिक है वो है बेल, ज़मानत के बारे में। इसमें सीआरपीसी के 3 सेक्शन इन्वॉल्व होते हैं, 496, 497, 498। बेल की डेफिनेशन क्या है, ज़मानत की डेफिनेशन क्या है? रिलीज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम कस्टडी ऑफ पुलिस इनटू द हैंड्स ऑफ श्योरिटी हु अंडरटेक टू प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। यानी पुलिस जो अरेस्ट करती है किसी भी बंदे को जिस पे किसी भी चीज़ का इल्ज़ाम लगा है, उसकी अरेस्ट के होने के बाद उसकी जो कस्टडी है वो पुलिस की कस्टडी से लेकर किसी श्योरिटी ज़मानत देने वाले बंदे के हवाले कर दी जाए और बाद में फिर कोर्ट उसे नोटिस करे। जब भी उसकी ज़रूरत हो कोर्ट में पेश करने की तो वो बंदा उस पाबंद होगा उसे पेश करने का। ये डेफिनेशन बेल की फेडरल कोर्ट PLD 1953 FC 170 में हेल्ड की गई थी। तब 1956 में सुप्रीम कोर्ट बनी, उससे पहले ये फेडरल कोर्ट कहलाती थी। अब आ जाते हैं कि बेल कब करवाई जाती है, क्यों करवाई जाती है। बेल करवाने के लिए ज़रूरी है कि FIR हो। एक्सेप्शन इसमें यह है, उसमें 2 प्रोटेक्टिव बेल और एंटीसिपेटरी बेल हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले ज़रूरी है कि पर्टिकुलर FIR में बेल होती है। आप किसी FIR में नामज़द हैं, उसके बाद आपकी वो FIR पोस्ट अरेस्ट जो है वो हो। अब प्रोसेस समझते हैं कि पहले FIR काटी जाती है, उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, अरेस्ट होती है, बंदा अरेस्ट हुआ, पुलिस रिमांड में आया, फिर कोर्ट में पेश हुआ, फिर जुडिशल रिमांड जिसे कहा जाता है कि कोर्ट उसे सेंट्रल जेल, जो भी इलाकाई डिस्ट्रिक्ट की ज़िले की जेल होती है उसमें उसको भेज देती है और वो जुडिशल कस्टडी में आ जाता है। उसकी फ़िज़िकल जो कस्टडी है वो चली जाती है पुलिस से लेकर कोर्ट के हवाले। अब प्री अरेस्ट बेल पे हम बात करेंगे कि अंडर सेक्शन 498 प्री अरेस्ट करवाई जाती है, यानी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी, गिरफ्तार होने से पहले। आपकी FIR कट चुकी, अब FIR कटने के बाद, FIR लॉज होने के बाद, अरेस्ट होने से पहले, इसके दरमियान ये FIR प्री अरेस्ट बेल दाखिल की जाती है। ये सेशंस कोर्ट में दाखिल की जाती है और हाई कोर्ट में दाखिल की जाती है। इसमें पर्सनल अपीयरेंस लाजमी होती है। अब इसमें हाई कोर्ट में क्यों करवाई जाती है प्री अरेस्ट? फॉर एग्जांपल आपके ऊपर केस मुकदमा दर्ज हुआ हैदराबाद में, आपको पता चला आप बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप प्री अरेस्ट बेल के लिए इस्लामाबाद की हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल लेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद से हैदराबाद आने तक अंदेशा है कि आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। तो पहले आप इस्लामाबाद की हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल लेंगे 7 दिन की, मैक्सिमम 14 दिन की या 10 दिन की, और उसके बाद जब आप यहाँ पेश हों उसी कोर्ट में, यानी जिस कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास वो FIR दाखिल की गई है, पेश की गई है, वहाँ पे बेल हासिल करने के लिए प्रोटेक्टिव बेल का इस्तेमाल करते हुए उस कोर्ट में आके प्री अरेस्ट बेल दाखिल करेंगे और पर्सनली आप रिक्वायर्ड हैं उसमें पेश होने के उस कोर्ट में, और उसके बाद आपकी वो वहाँ पे हो जाएगी बेल, प्री अरेस्ट बेल। प्री अरेस्ट बेल में नॉन बेलेबल या बेलेबल ऑफेंसेस जो हैं उनको कंसिडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो मैटर ऑफ राइट है प्री अरेस्ट बेल आपकी। अच्छा, ये मैटर ऑफ राइट जो है प्री अरेस्ट बेल, इसमें क्या होता है कि MLD 1991 518 इसमें हेल्ड किया गया कि बेलेबल ऑफेंस हो या नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, प्री अरेस्ट बेल में अक्यूज़ का राइट बन जाता है कि उसको बेल दी जाए। इसके बाद आ जाते हैं हम अरेस्ट पे। अरेस्ट हो गया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, FIR हो गई। फॉर एग्जांपल आपने प्री अरेस्ट नहीं करवाई और आप अरेस्ट हो गए। पुलिस जो ऑफिसर इंचार्ज है थाने का, वो देखता है कि अगर कोई रेलेवेंट सफिशिएंट एविडेंस आपके ख़िलाफ़ नहीं आया तो उसे पावर दिया गया है अंडर सेक्शन 169 CRPC कि वो विथ या विदाउट श्योरिटी के साथ या उसके अलावा वो उसको ज़मानत पे छोड़ सकता है बंदे को। अब आ जाते हैं बेल आफ्टर अरेस्ट पे। यह है सेक्शन 497। अब इसमें क्या होता है कि नॉन बेलेबल और बेलेबल ऑफेंसेस जो हैं उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि बेल देनी है या नहीं देनी। नॉन बेलेबल और बेलेबल ऑफेंसेस में क्या है? नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो हैं जिनकी सज़ा 3 से 10 साल तक है, या उम्र कैद है, या फांसी की सज़ा है। और फिर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में आ जाती है प्रोहिबिटरी और नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज। ठीक है, प्रोहिबिटरी क्लॉज जैसे मैंने आपको बताया कि उम्र कैद 10 साल से ऊपर की सज़ा या फांसी की सज़ा, वो आ जाती है प्रोहिबिटरी क्लॉज। अब
10 साल में या उम्र कैद या हैंग, इसमें चलो नॉन बेलेबल ऑफेंस तो हो गया, लेकिन अगर एक्सेप्शन ये है कि औरत है, प्रेग्नेंट औरत है, बच्चा है, जुवेनाइल है, ज़्यादा बीमार है, ज़्यादा बीमार और बूढ़ा है, तो इन ग्राउंड्स पे या इन कंडीशंस पे भी बेल दी जा सकती है। पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो आप एक से ज़्यादा दफ़ा दाखिल कर सकते हैं। वो इस तरह से कि आपने एक दफ़ा पोस्ट अरेस्ट दाखिल की, फॉर एग्ज़ाम्पल वो नहीं मिली, रद्द हो गई, ट्रायल इनिशिएट हुआ, एविडेंस आना शुरू हुआ, कंप्लेनेंट जो है फरियादी, उसके बयानात हुए, अगर कत्ल का, इंजरी का कोई मामला है उसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह आई, तो जितनी दफ़ा फ्रेश ग्राउंड अवेलेबल होता जाएगा उतनी ही दफ़ा आप पोस्ट अरेस्ट बेल दाखिल करने का आपको, जब तक जाके कन्विक्शन हो तब तक आपको इसका ये हक हासिल है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रायल चला, बंदे की कन्विक्शन हो गई, सज़ा लग गई, तो अब क्या करना है, फिर आप हाई कोर्ट में जाएंगे अंडर सेक्शन 426 CRPC, जिसके तहत आप बेल इंजॉय कर सकते हैं। अब इसमें एक और होती है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेशन यानी अंदेशा। मिसाल के तौर पे आप पॉलिटिकल बंदे हैं या आपकी पर्सनल ख़ानदानी जो कहते हैं ना कि बहुत लोगों के साथ झगड़ा है और दुश्मनियां हैं, तो आपको अंदेशा होता है कि यार ये फ़लाना बंदा किसी अपनी पर्सनल ग्रज की वजह से, किसी ख़ानदानी मसले की वजह से मेरे ऊपर फ़लाँ किस्म के ऑफेंस, फ़लाँ गुनाह में, फ़लाँ इलाके में FIR कटवा सकता है, तो फिर ये एंटीसिपेटरी बेल मूव की जाती है, जिसमें आप ये शो करेंगे कि वो पर्टिकुलर ऑफेंस और वो पर्टिकुलर बंदा, उसी के ख़िलाफ़ ये जो है दी जाएगी कि वो बंदा फिर आपके ख़िलाफ़ वो अगर FIR कटवा भी देता है तो आप वो बेल इंजॉय करेंगे, पुलिस आपको गिरफ़्तार नहीं कर सकेगी। दूसरा यहाँ पे एक केस लॉ मैं शेयर करना चाहूँगा, 1963 PLD सुप्रीम कोर्ट का है, पेज नंबर 478, जिसमें ये कहा गया है प्री अरेस्ट बेल के मामले में कि ये जो है नॉन डिफीडेबल राइट है। जो बेल है प्री अरेस्ट में, ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी, ये एक बंदे का नॉन डिफीडेबल राइट, यानी ये आपको एनी हाउ देनी है। इसके बाद फिज़िकल रिमांड और जुडिशल रिमांड का थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि पोस्ट अरेस्ट बेल में ये होता है कि फ़िज़िकल रिमांड का मकसद है कि पुलिस की कस्टडी में है बंदा, थाने में गिरफ़्तार है, थाने में कैद है, तो जब तक वो पुलिस रिमांड में है बंदा, तब तक आप पोस्ट अरेस्ट बेल मूव नहीं कर सकते। पुलिस एप्लीकेशन देती है 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन, अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के बाद जैसे ही वो जुडिशल कस्टडी में, जुडिशल रिमांड में आएगा, तो फिर आप पोस्ट अरेस्ट ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा प्री अरेस्ट का मैंने आपको बताया कि जैसे आपको इमिनेंट अरेस्ट का खदशा है कि आप FIR दाखिल हो गई और अब आपको पता है कि यार मैं बहुत ही इज़्ज़तदार बंदा हूँ माशरे का, और ये बंदा जो है इसने मुझे गलती से जानबूझ के इस चीज़ में फंसाया है, तो इसके लिए प्री अरेस्ट बेल लेना ज़रूरी है। तो FIR लॉन्च होने के बाद और अरेस्ट होने से पहले ये जो पोर्शन है ये बंदे के पास होता है, जिसमें वो खुद पेश होके कोर्ट में प्री अरेस्ट ले, और वो उसका राइट है। हमारे पास जो आजकल प्रैक्टिस है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ये होती हैं कि एप्लीकेशन मूव की जाती है प्री अरेस्ट की, पोस्ट अरेस्ट की, सॉरी प्री अरेस्ट की, कि बंदा जो है वो आया और उसने प्री अरेस्ट FIR कटने के बाद की और कोर्ट को बताया, फिर कोर्ट में नोटिस होता है, और नोटिस होने के बाद बेलेबल ऑफेंसेस की ख़ास तौर पे बात करूँगा। अगर बेलेबल ऑफेंसेस में अगर कोई बंदा आता है तो ये एक तो मैटर ऑफ राइट है, दूसरा इस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब जो हैं, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ये हेल्ड किया था कि हाउ कैन अ कोर्ट कैन नॉट गिव बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस। तो मकसद कहने का ये, उन्होंने भी हैरानी का इजहार किया कि ये एक बंदे का नॉन डिफीडेबल राइट है और वो बेल देनी है। रिमांड पेपर्स पे भी वो जज साहब को इख्तियार है कि वो बेल दे सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप बेल एप्लीकेशन मूव करें। तो हमारे पास जो प्रैक्टिस है वो एक थोड़ी डिफरेंट है। और इसके बाद ये है कि जो ज़मानत देने वाला बंदा है उसके लिए भी मैं बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा, हमारे जो यंग प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं उनके लिए भी ये मशवरा देना चाहूँगा कि जब भी आप बेल मूव करते हैं या जो भी ऑर्डर पास होता है, उसके बाद आप अपने क्लाइंट को थोड़ा क्लियरिफाई किया करें कि श्योरिटी क्या होनी चाहिए, श्योरिटी कितनी होनी चाहिए, श्योरिटी देने वाला बंदा जो है उसका NIC एक्सपायर ना हो, ये जो भी लवाजमात हैं वो पूरे होने चाहिए। क्योंकि एक जो बंदा अंदर है वो उसको पता है कि किस हाल में है,
और जो बंदा बाहर है वो लेमैन है, उसको तो नहीं पता ना कि कोर्ट का प्रोसीजर क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो ऑर्डर तो हो जाता है ज़मानत का, लेकिन वो चीज़ें पूरी ना होने की वजह से हफ्ता हफ्ता तक लोग जो हैं वो जेल के पीछे बिहाइंड द बार्स परेशान हो रहे होते हैं। तो ये मैं मशवरा दूंगा कि जो भी कॉरस्पॉन्डेंस है, डॉक्यूमेंट्री, जितनी भी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो क्लाइंट को, वो श्योरिटी देने वाले बंदे को टिप टू टो A to Z वकील साहब का काम है कि उसको बताए और वो वक्त से पहले उसकी तैयारी करके रखे। अच्छा, इसके अलावा ये था कि स्पेशल लॉज में बेल कहाँ हो। वैसे तो मैजिस्ट्रेट और सेशन जज साहब के पास बेल हो जाती है जितने भी ऑफेंसेस हैं। स्पेशल लॉज हैं जैसे FIA, ATC, एंटी करप्शन और बैंकिंग ऑफेंसेस, नैब कोड, इनकी जो चीज़ें हैं, इनकी जो बेल है वो कहाँ फाइल हो। तो ये कंसर्न जो स्पेशल लॉज की कोर्ट्स हैं उसी में ही आपको बेल फाइल करनी है। एंटी करप्शन की है तो उसी में होगी, FIA की है तो उसी में होगी, बैंकिंग ऑफेंस की कोर्ट्स अलग हैं, उसकी बेल उसी में होगी। नारकोटिक्स का यह है कि तकरीबन सेशन जज साहब को ही उसमें रखा जाता है, इंटाइटल होते हैं कि वो बेल दें। और नैब की जो बेल हैं वो आर्टिकल 199 के तहत, क्योंकि नैब लॉ जो है उसमें बेल का कोई भी नहीं दिया गया ऑप्शन उसके लॉ में, तो फिर वो हाई कोर्ट से, ऑनरेबल हाई कोर्ट से ली जाती है अंडर आर्टिकल 199 के तहत, उसकी जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में। तो ये था बेल का टॉपिक 496 to 498 CRPC।